नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमने रीट के लिए, साइकोलॉजी के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस का हमारा आज का सेट रहने वाला है, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में शामिल, जो एग्जाम वाले क्वेश्चन है वो भी शामिल किए गए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, सभी का आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें सही हो पाते हैं। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि हम आगे भी इसी प्रकार की अन्य वीडियोस लाने वाले हैं। चलेगा, हम शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, एक शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है। देखिएगा, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन की तरफ बढ़ो तो विद्यार्थी के व्यवहार को केंद्र में रखकर सिर्फ कक्ष में कार्य करता है, या फिर विभिन्न स्तरों पर बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से, बच्चों के समूह में माता पिता के साथ एवं संगठनात्मक स्तर पर। ऑप्शन नंबर स है सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर द है सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर। तो इसकी जो सही जवाब हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ एक शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं। तो ये कौन से मनोवैज्ञानिक की विचारधारा है, तो संज्ञानात्मक विकास की मतलब ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखिएगा, इससे मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ूं, मनोवैज्ञानिकों के नाम देखिएगा, ब्राउन, फ्रेन, ब्रेनर, या फिर फ्रायर, या फिर वायोगत्स्की, या फिर जीन पियाजे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन किसकी है, फ्रायड की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है, विकास के हमारे साइकोलॉजी में सिद्धांत आते हैं, तो उसमें से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। देखिएगा, निरंतरता का सिद्धांत ये तो है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत है क्या, बिल्कुल ये भी है, पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत ये भी बिल्कुल है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत नहीं है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत आता है। तो इसमें नहीं पूछा गया था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों हैं, ये वाला नहीं है। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम ग्लानि के अनुमानित आयु प्रसार है। देखिएगा, कौन सी अवस्था की कह रहा है, पहल बनाम ग्लानि, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, 3 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, या फिर 13 से 18 वर्ष। तो हम सभी जानते हैं पहल बनाम ग्लानि, तो इनकी जो आयु होगी वो कौन सी होगी, 6 से 11 वर्ष के बच्चे। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है। देखिएगा, ऑप्शन है उदारता, आत्मकेंद्रण, सहकारिता, सहानुभूति। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, देन आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आत्मकेंद्रण, अर्थात ऑप्शन नंबर ब इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। वह व्यवहार पैटर्न जो पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में सामने माना जा सकता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, आत्मकेंद्रण के नाम से जाना जाता है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, मतलब कि 3 है और एक नहीं है, उसी की हमें पहचान करनी है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो देखिएगा, व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षकरण करना, ये तो है। ऑप्शन नंबर से देख लेते हैं हम एक बार, स्मृति को क्रिया में बदलना, ये भी आता है, और अनुकरणित व्यवहार का सामान्यीकरण भी आता है, लेकिन व्यवहार का स्मरण करना इसमें नहीं आता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ब एकदम इसमें सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, ब्राउन, फेन, ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय प्रतिमान के अनुसार युद्ध निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है। ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। तो व्यक्तिगत तंत्र, सूक्ष्म तंत्र, मीजो तंत्र, या फिर क्रोनो तंत्र।
तो ब्रेनर के अनुसार जैव पारिस्थितिकीय प्रतिमान के अनुसार युद्ध निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल किया जाएगा, तो वो आता है हमारा व्यक्तिगत तंत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। यह निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर है आत्मकेंद्रण, ऑप्शन नंबर बे है एनिमिज्म, ऑप्शन नंबर से है वस्तु स्थायित्व, या फिर ऑप्शन नंबर द है ए बी खोज। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आत्मकेंद्रण, इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसा कि फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नलिखित में से पियाजे के किस चरण में रखी जा सकती हैं? ऑप्शन नंबर ए है संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन नंबर बे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर से है मूर्त संक्रियात्मक, या फिर द है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान ही इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना, या फिर संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, या फिर अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार से समझना, या फिर संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण ना रख पाना, या नहीं आ गया ना तो नहीं रख पाना, इसकी विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति तो अपने अभिव्यक्ति संवेगों की अभिव्यक्ति पर अच्छे से नियंत्रण करना सीख जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 22 का एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नांकित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण, या फिर लेबलिंग न करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से त्वरण। मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए जो शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? त्वरण, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बेस्ट होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, या फिर जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, या फिर जीव के क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, मतलब कि क्रमहीन आ गया, अर्थात ये इसका कार्य नहीं है। अधिगम्य अभिप्रेरणा का ये कार्य नहीं है कि जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करे। ठीक है, आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है। ये क्या हो जाएगा? इसमें से गलत कथन हो जाएगा। बाकी अधिगम समायोजन भी होता है, सार्वभौमिक भी होता है, और अधिगम का जो परिणाम होता है वो व्यवहार परिवर्तन होता है। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, से ऑप्शन गलत हो जाएगा, वही हमें छांटना था। अगला प्रश्न देखिएगा, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके: उपलब्धि की, अभिज्ञता की, व्यक्तित्व की, या फिर अभिवृत्ति की। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो ये TAT परीक्षण होता है ये किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो ये व्यक्तित्व के मापन या व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए किए जाते हैं, अर्थात व्यक्तित्व की पहचान इससे की जा सकती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है कहलाता है कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, या फिर सापेक्षता का नियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रभाव का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि, या फिर अभिक्षमता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेसल आयु संबंधित है बुद्धि से, बुद्धि के मापन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत या फिर निम्न उपलब्धि वाले। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अधिगम बाधित या अधिगम असमर्थ वाले बच्चे अधिकतम निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर विषय केंद्रित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोविज्ञान ने शिक्षा को बालक केंद्रित या बाल केंद्रित बना दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? 100, 120, 200 या फिर 150। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ब, 120 तत्वों को प्रारंभ में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्य की या फिर राजनैतिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। तो सम्मान और प्रतिष्ठा की जहां बात आती है तो ये प्रेरक संबंधित हो जाते हैं सामाजिक से। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, आनुवांशिकता सबसे अहम भूमिका का निर्वहन करता है बालक के भावनात्मक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में या फिर बालक के सांस्कृतिक विकास में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालक के शारीरिक विकास में आनुवांशिकता सबसे अहम भूमिका का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौलहर का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत या फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो कौहलर का अधिगम सिद्धांत हम सभी जानते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत से उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर है प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से, किशोरावस्था। विकास की जो अवस्था है किशोरावस्था, वो तनाव और तूफान की अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर इनमें से सभी को। तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? संवर्धन, त्वरण, प्रतियोगिताएं या फिर उपचारात्मक शिक्षण। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए जो इनमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त है प्रावधान, वो है उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, वैयक्तिक विभिन्नताएं या फिर चारित्रिक विभिन्नताएं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैयक्तिक विभिन्नताएं। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग ये वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। J.M. कैटल, अल्फ्रेड बिने, स्टैनबर्ग या फिर बैचलर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड बिने। काफी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? गोलाकृति, आयताकृति, दुर्बल या फिर लंबाकृति। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दुर्बल। दुर्बल जो है क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम कोई परिणाम ना होकर एक प्रक्रिया है, या फिर अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है, या फिर मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। तो हमको तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर द, जो कि इसकी विशेषता नहीं लग रही। बाकी अधिगम कोई परिणाम ना होकर एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, ये भी सही है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है, ये भी एकदम सही है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। देखिएगा, विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास सतत प्रक्रिया नहीं है,
विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकास के संदर्भ में सत्य कथन की हम पहचान करें तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ये एकदम सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजिल या फिर टिचनर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए बी टिचनर है, जो कि प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। बाकी विलियम जेम्स है, जॉन डीवी है और जेम्स आर एंजिल भी हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा, किसी उद्दीपक यथा एक व्यक्ति, क्रिया, वस्तु या संकल्पना के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यनात्मक प्रतिक्रिया कहलाती है? अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अभिरुचि या फिर अधिमूल्यन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अभिरुचि, अर्थात ऑप्शन नंबर से इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण होता है? सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिसलेक्सिया, स्पाइना बाइफिडा या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर पोलियो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण जो होता है वो होता है डिसलेक्सिया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो कि 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी? सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या फिर होगी 14 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 12 वर्ष। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये निकालना आता होगा, बहुत ही इजी है। यदि नहीं निकालना आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ सकते हैं। चलेगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया। तो मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की छानबीन का प्रयास किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया था, हम सभी जानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ड इसमें सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। यह अप्रकट प्रक्रिया है। यह अनायास होता है। यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है इसमें से? यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है, क्योंकि अधिगम क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, कोई उत्पाद नहीं है। ये एकदम सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया। एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, उपलब्धि, बुद्धि या फिर व्यक्तित्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? सृजनात्मकता। एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है फ्रेंड्स? सृजनात्मकता कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत है जो कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। बाकी त्रुटि और प्रयास का भी है, शास्त्रीय अनुबंधन का भी है और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में शामिल है, बल्कि क्षेत्र सिद्धांत इसमें नहीं है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसे स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है? ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसका सही जवाब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसको स्टाइनर्स रोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर से इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा आज का आखिरी प्रश्न। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? द्वितीय लैंगिक लक्षणों या विशेषताओं का विकास या फिर शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि या फिर मांसपेशीय ताकत में वृद्धि या फिर शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना।
तो इसका सही जवाब असत्य की हमें बात करनी थी। असत्य कौन सा हो जाएगा? शरीर के अनुपात। कौन सा हो जाएगा असत्य? शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना। अर्थात ऑप्शन नंबर द इसका एकदम सही जवाब हो जाता है कि ये इसमें क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय लैंगिक लक्षणों का भी इसमें विकास होता है। किशोरों में शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में भी वृद्धि होती है, मांसपेशियों की ताकत में भी वृद्धि होती है, शरीर के अनुपात में भी परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें परिवर्तन ना होना दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर द एकदम सही जवाब हो जाता है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हमारे आज के हो गए हैं 40 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जहाँ पर हम नहीं पहुँच पा रहे आप इसको पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।